Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Sheikh. ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक फाइलर और नॉन फाइलर इनकम टैक्स लॉ में, टैक्सेशन लॉज में ये दो अलग-अलग इसके बारे में डेफिनेशन मौजूद है। ये दो सेपरेट तरीके के इनके positions as per the income tax law. If you are filer, you are enjoying certain benefits, certain privileges as per the tax laws. If you are not, सबसे बड़ा उसमें यह है कि आपने अपना कौमी फरीज़ा अदा नहीं किया। पहली बात उसकी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि यू आर नॉट फाइलर मीन्स आपने अपना कौमी फरीज़ा अदा नहीं किया, आपने अपनी ड्यू टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। और फिर उसके बाद उसकी ऑब्वियसली कुछ इम्प्लीकेशन भी है। तो सबसे बड़ा आज के जो सेशन है जो हम अपने दोस्त अदरीस खट्टर साहब के साथ कर रहे हैं वो यही है कि जनाब आपको बताया जाए कि फाइलर किसे कहते हैं और नॉन फाइलर किसे कहते हैं लॉ में, फिर फाइलर के क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप फाइलर बन जाते हैं और नॉन फाइलर के क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना कौमी फरीदा टैक्स अदा करते हैं और फाइलर बन के आप मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं और जाहिर है कि उसके बहुत ही आगे आपका बेनिफिट है। आपको एक सेटिस्फेक्शन भी है लॉ कि दैट आप एक पाकिस्तानी नेशनल है और आपकी पाकिस्तानी नेशनल है, या अगर आपने पाकिस्तान की ज़मीन पे कोई अगर टैक्सेबल इनकम की है तो यू हैव टू। जी अदरीस खट्टर साहब फॉर दिस पर्पस हमारे साथ मौजूद हैं, एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन देके हम उनको वेलकम करते हैं। अदरीस खट्टर साहब, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑब्वियसली टैक्स एक्सपर्ट, सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच सर अगेन। अदीस खट्टर साहब बताइए, जो मैंने अभी बात की है फाइलर और नॉन फाइलर की, आप किस तरीके से या थोड़ा सा अपना वुड लाइक टू एक्सप्लेन फॉर आवर व्यूअर्स। इसको कोशिश करेंगे बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात करें ताकि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो लेमैन लैंग्वेज। ठीक है सर, प्लीज। वेल सर, आपने ऑलरेडी इसको बड़ा अच्छा डिफाइन किया, जो इसकी मोरल इम्प्लीकेशन है कि एज ए पाकिस्तानी सिटीजन हमारा ये फर्ज है कि हम जो पाकिस्तान के लॉज हैं उनके साथ कंप्लायंस करें। इसके साथ साथ कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी हैं, कुछ बेनिफिट भी फाइलिंग के हैं और नॉन फाइलिंग के भी कुछ नुकसान भी हैं पाकिस्तानी इनकम टैक्स लॉ के नॉन कंप्लायंस की वजह से। अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि एक आप लीगल कंप्लायंस करते हैं जब आप फाइलर बनते हैं, और दूसरा यह है कि जो ड्यूरिंग द ईयर आपके विदहोल्डिंग टैक्स कटे होते हैं आप उनको क्लेम कर सकते हैं आपकी फाइनल टैक्स रिटर्न में, और अगर आप ज्यादा टैक्सेस ड्यूरिंग द ईयर पे किए हैं तो आप FBR से उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया है आप उसमें उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं जी। लेकिन अगर आप तो इसी पॉइंट को मैं अगर मैं ऐसे कह लूं कि पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक हमारे काफी सारे स्टेप्स ऐसे हैं जहां पे आपका विदहोल्डिंग टैक्स कटता ही कटता है, जैसे कि मुख्तलिफ स्टेजेस पे कटता है। अगर बच्चों की फीस है, अगर आप एयर ट्रैवलिंग आपने की है, मतलब कुछ ऐसी डेफिनेटली ट्रांजैक्शन है, या इवन बिजली का बिल अगर आपका एक खास थ्रेशोल्ड से ऊपर आता है, आपका इवन मोबाइल पे तकरीबन हम अब यहाँ पे हर अगला बंदा यूजर है, तो इसका मतलब है कि आपका जो टैक्स कटा है उस पे वो आपने उसकी एडजस्टमेंट क्लेम ही नहीं की। आप ये डर रहे हैं कि हमारे ऊपर टैक्स ना बढ़ जाए, जबकि अगर आपकी आमदनी फर्ज करें थ्रेशोल्ड से कम है तो अगर थोड़ी सी उससे फर्ज के ज्यादा भी है तो इसका मतलब वो टैक्स जो आप ऑलरेडी डिफरेंट ट्रांजैक्शन पे कर रहे हैं उसकी आपने एडजस्टमेंट अगर करते शायद आपका रिफंड बन जाता, या शायद आपकी अगर थोड़ा सा वो टैक्स लायबिलिटी उसमें एडजस्ट हो जाती। तो खामखा इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ओनली मैं समझता हूँ कि अदरीस खट्टर साहब हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं ये बड़े जिम्मेदार हैं, सिर्फ यह कि उनको एक बार बताने की जरूरत है जी आप तो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हो, और अगर आप इस पे नेट पे आ जाएंगे और इस पे आप अपने फाइलर बन जाएंगे तो आपकी पोजीशन जो है वो कोई ऐसे को बहुत ज्यादा शायद फर्क ही ना पड़े। एक बार कैलकुलेट तो करें जी। बिल्कुल ऐसा ही है, इवन के हो सकता है कि आपको कोई टैक्स पे ही ना करना पड़े, खासतौर पे सैलरीड इंडिविजुअल जो होते हैं उनका जो अगर टैक्सेबल सैलरी है वो तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी ही डिडक्ट हो जाता है। हाँ जी सही बात। इवन के फिर
फिर अगर उनकी कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस उन्होंने पे किए हैं अपने मोबाइल कार्ड पे, या कोई उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, गाड़ी खरीदी थी, तो उस स्टेजेस पे उन्होंने जो विथहोल्डिंग टैक्स इनके गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए हैं, वो ईयर एंड में इनकम टैक्स रिटर्न में वो एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर वो सरप्लस में है तो उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते तो फिर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? आपके तो वो टैक्सेस गवर्नमेंट ट्रेजरी में चले जाते हैं, और आपके आपके लिए वो वेस्ट होते हैं। ठीक है जी, ठीक है, फर्स्ट क्लास। ये जनाब, ये अजीज खटक साहब ने ब्रीफ सी है और जस्ट 4 स्लाइड प्रेजेंटेशन। जी आप प्लीज स्टार्ट योर एक्सप्लेनिंग फाइलर एंड नॉन फाइलर। आप देखें फाइलर जो है वो प्रिविलेज एंजॉय कर रहा है। अब इसमें बताने की कोशिश की जो फाइलर जो है प्रिविलेज एंजॉय भी कर रहा है, वो जिस घर में रह रहा है उसको किसी का डर नहीं है, वो ओपनली एंजॉय कर रहा है, और डिक्लेयर घर है उसका, डिक्लेयर गाड़ी है। और उस वीजा विज दैट इफ यू आर नॉन फाइलर, या आप परेशान भी रहते हैं कहीं मेरे पास नोटिस ना आ जाए, मेरे पास आमदनी है, मैं छुपा नहीं सकता, सॉरी मैं इसको दिखा नहीं सकता, और जाहिर है कि वो अकॉर्डिंग टू द डिक्लेयर आमदनी के हिसाब से छोटे से घर में या छोटी बाइसाइकिल पे रहने पर मजबूर है, जबकि वो इससे ज्यादा अफोर्ड कर सकता है अगर वो डिक्लेयर कर दे। जी अजीज खटक साहब प्लीज आप अब एक्सप्लेन करें जो आपने बड़ी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन बनाई है। अच्छा, अभी हम इसको यूजर की आसानी के लिए फाइलर और नॉन फाइलर कह रहे हैं, लेकिन अभी एफबीआर ने इसकी टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है, एक्टिव टैक्स पेयर और नॉन एक्टिव टैक्स पेयर। जी जी ऐसे ही है। तो जो फाइलर है उनको एक्टिव टैक्स पेयर भी बोलते हैं, और एक्टिव टैक्स पेयर एक लिस्ट एफबीआर मेंटेन करता है जिसमें सारे वो टैक्स पेयर जिन्होंने विद इन ड्यू डेट अपनी टैक्स रिटर्न जमा कराई है उसमें उसके नाम अपीयर हो रहा होता है, तो वो एक्टिव टैक्स पेयर कहलाता है। लेकिन ऐसा बेशक वो लास्ट ईयर फाइलिंग भी की थी, लेकिन इस साल की अगर उसने फाइलिंग नहीं की तो वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आएगा, और वो प्रिविलेजेस उसको वो इंटाइटल नहीं होगा जो एक्टिव टैक्स पेयर के होते हैं। ठीक है अच्छा नेक्स्ट स्लाइड। इस वक्त जो आपका एक्टिव टैक्स पेयर मींस यू आर ए फाइलर एंड योर नेम इज अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। यस, or non if your name is not appearing in the active taxpayer list, it means that you are not a filer. Yes, that you have not yet filed your income tax. ऐसा ही है? Yes, ऐसा ही है। ओके जी, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमने कुछ फाइनेंशियल एप्लीकेशन डिस्कस की है, और कहाँ पे हम ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट करवाते हैं और क्या रेट फाइलर का है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसके लिए क्या रेट है। ठीक है जी, तो इसमें नंबर 1 है कि नॉर्मली सारे ही कहीं ना कहीं इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं अपने बैंक अकाउंट से। इवन कि आपकी अगर लेजिटिमेट इनकम है लेकिन आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाते हैं और वो 50,000 से ऊपर डेली की ट्रांजेक्शन होती है, तो वो आपको 0.6% बैंक विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज करता है। इवन कि आपने आपकी टैक्सेबल इनकम ना भी हो, लेकिन क्योंकि आप नॉन फाइलर हैं इसलिए आपको ये एक्स्ट्रा टैक्स विथहोल्ड कराना पड़ता है ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन। इसी तरह आप बैंक में सरप्लस पैसे पड़े हैं, उस पर प्रॉफिट आ रहा है सेविंग अकाउंट में, तो अब फाइलर के लिए 5 लाख तक 10% विथहोल्डिंग टैक्स होता है, और अगर वो नॉन और उसके अगर 5 लाख से ज्यादा प्रॉफिट ऑन डेट है तो उसकी 15% वो एनुअल विथहोल्डिंग टैक्स होता है। अच्छा, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये डबल हो जाता है। डबल हो जाता है। और ये देख लीजिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये जो आपका इन केस ऑफ यू आर नॉट फाइलर, यू आर नॉट अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, तो आपकी 50,000 की अगर आपने विड्रॉल की है कैश की उससे ज्यादा तो आपको 0.6% फिगर आप एक साल में अगर ज्यादा करते हैं या कम देख लीजिएगा उसकी इम्पैक्ट कितना होता है। आप उसको 0.6% विड्रॉल पर टैक्स है और ये एडजस्टेबल और ये सारा एडजस्टेबल टैक्स है। अगर आप ईयर एंड पे आप एक्टिव टैक्स पे आते हैं अपनी रिटर्न फाइल कर लें तो जितना टैक्स आपने यहाँ पे किया हुआ है ये सारा आपकी इनकम के अगेंस्ट जो आपका टैक्स लायबिलिटी एडजस्टेबल ऐसे ही नहीं अजीज साहब? जी एडजस्टेबल टैक्स है, यही मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि अगर इस तरह के टैक्सेस आपके बैंक से कटे हैं लेकिन अगर आप फाइलिंग नहीं करते तो ये वेस्ट हो जाते हैं। एडजस्टेबल जी
इसी तरह नेक्स्ट अगर आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदी है तो उस पर डिफरेंट स्लैब्स हैं टैक्सेशन के। तो मैंने यहाँ 3 स्लैब्स का जिक्र किया है कि 800 सीसी तक गाड़ी है तो नॉर्मल उसके रजिस्ट्रेशन के साथ जो टैक्स होता है वो 7500 होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 15,000 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरी स्लैब गाड़ियों की है 851 सीसी से 1000 सीसी तक, उसमें 15,000 की स्लैब है, लेकिन नॉन फाइलर के लिए वो 30,000 है। और बीच में कुछ और स्लैब भी हैं, लेकिन एंड स्लैब जो है 3000 सीसी की, उसमें 250,000 का इसमें टैक्स है फाइलर के लिए। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 5 लाख रुपए यानी 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे उसके। एक्स्ट्रा पे करेगा 2.5 लाख रुपया और 3000 सीसी की। अगर आपकी छोटी क्लेम गाड़ी है तो ऑब्वियसली उसकी स्लैब कम है, अगर आप ज्यादा, देखिए कितनी बड़ी अमाउंट है, देखा जाए इसका बहुत इम्पैक्ट है। जी जी। इसी तरह बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, नॉर्मली आप प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर करते हैं, रजिस्टर करते हैं, उस पर 1% टैक्स होता है, लेकिन नॉन फाइलर के केस में वो 2% होगा। ये अमाउंट छोटी लगती है, लेकिन अगर आप देखें कि अगर ये आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उस पर 1 के बजाय आपको 2 लाख पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। तो जब जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है उस तरह लाखों में इसका फर्क पड़ता है। सही बात। जी। प्राइस बॉन्ड नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिलीज ने भी रखे होते हैं, तो प्राइस बॉन्ड पे अगर वो प्राइस बॉन्ड निकलता है और नॉन फाइलर है तो उसको 25% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो फाइलर है तो उसको 10% का बेनिफिट हो जाता है। मतलब 10% ज्यादा, देखिए 10% ज्यादा है। इफ यू आर in active taxpayer list, you are 15% subject to 15%, and if you are not, then 25%. 10% figure बहुत होती है. It all depends. Yes. अच्छा, आपके कैपिटल गेन्स पे भी डिफरेंट स्लैब हैं और डिफरेंट रेट्स हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला यही है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको डबल रेट चार्ज होता है। ठीक है जी। तो ये एक स्लैब में ही अगर इसके देख लें कितने इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं, आप गाड़ी खरीदने वाले के लिए, प्राइस बॉन्ड वाले के लिए, उसके बाद के लिए, फिर आपके बाद बैंक कैश ट्रांजैक्शन के लिए, एक ही स्लाइड में 5-6 ट्रांजैक्शन है जिसमें तकरीबन हर रोज हम लोग हमारा वास्ता पड़ता है। जी अगले स्लाइड देखें जी। अच्छा, इसी तरह आप डिविडेंड इनकम जो आपकी आती है, अपने शेयर में इन्वेस्टमेंट की है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की है, तो वो जो आपको कंपनी डिविडेंड पे करती है वो आपके एट द स्पॉट विथहोल्डिंग टैक्स काट देती है। लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो उसको वो 50% काटती है। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम विथहोल्डिंग टैक्स 7.5% स्टार्ट होता है और 25% तक है। तो जहां पे 25% है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 50% तो उसका विथहोल्डिंग टैक्स में चला जाएगा, और एट द एंड फिर आप क्लेम नहीं कर सकते आप अगर नॉन फाइलर हैं। ठीक है, तो ये पहले भी हम जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एट द एंड आप सारे विथहोल्डिंग टैक्सेस एडजस्ट करा सकते हैं और नेक्स्ट ईयर उसमें रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इंपोर्ट्स जो कंपनीज हैं या न्यू इंपोर्टर हैं उन पे भी विथहोल्डिंग टैक्सेस हैं। विथहोल्डिंग टैक्सेस 1% स्टार्ट होते हैं और 5.5% तक जाते हैं, इवन के 6% भी अभी एक महीना से गुजरा है। तो वो भी नॉन फाइलर के केस में डबल वहाँ पे स्टेज पे डबल टैक्सेस है। और रॉयल्टी और फीफा टेक्निकल सर्विसेज नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए 15% है, लेकिन अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इसके रॉयल्टी या टेक्निकल सर्विस पे करते हैं, तो मे भी आपको 15% एक्स्ट्रा वहां से विथहेल्ड करना पड़े, और अल्टीमेटली ये हो सकता है आपको ही नुकसान हो, क्योंकि वो चाहेगा कि भाई आप 15% में आप क्यों दूं, तो आप मेरी इनवाइस में इसका एडजस्ट करें कुछ ऐसे। If you are filer, that 15% is adjustable against your tax liability. If you are not filer, this 30% is not adjustable. जी। अच्छा, कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन को आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उस पे 5% टैक्स विथहोल्ड करेंगे आप, उसका 5% टैक्स विथहोल्ड रहता है नॉन रेजिडेंट पर्सन को इंश्योरेंस प्रीमियम की या री इंश्योरेंस प्रीमियम की। तो ये इसके अलावा भी आप एफबीआई की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे विथहोल्डिंग टैक्स कार्ड है। विथहोल्डिंग टैक्स कार्ड में डिफरेंट सेक्टर के मुख्तलिफ सेक्शन के अंदर वहां पे टैक्स रेट दिए हुए हैं, तो वहां पे फाइलर के रेट भी है, नॉन फाइलर की रेट्स हैं,
तो जिससे मजीद कोई इन्वेस्टिगेट करना हो रेट्स को, तो वो FBI की वेबसाइट से भी टैक्स कार्ड से कर सकता है। Thank you, Adis Khatak साहब. Thank you very much. In very brief, I think हमने कोशिश की आज के इस सेशन को बड़ा महत्वपूर्ण, लेडीज एंड जेंटलमैन, आइडिया आपको बताने का यही है कि फाइलर एंड नॉन फाइलर, एक्टिव टैक्स पेयर एंड नॉन एक्टिव टैक्स पेयर, इन दोनों में आप बहुत फर्क। आपने एक स्लाइड पे देखा जी, डबल द रेट, एंड दैट डबल द रेट आपका एडजस्टेबल नहीं है, एंड सिंगल द रेट दैट इज एडजस्टेबल अगेंस्ट योर टैक्स लायबिलिटी। तो इससे क्या एक मैसेज मिलता है, बड़ी क्लियर कैलकुलेशंस हैं, अगर हम कैलकुलेशन में भी जाते हैं, वी मस्ट बी इन ट्राई टू बी फाइलर एज वेल एज पॉसिबल, और इतना लंबे इसमें इशू नहीं है, डिटेल्स बहुत ज्यादा है, जैसे उन्होंने अजीज खट्टर साहब ने बताया FBR की साइड पे भी, इनकम टैक्स लॉ में भी, लेकिन हमने कोशिश की है कंडेंस फॉर्म में आपको बताने की। मजीद तफसीलात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अजीज खट्टर साहब, आप इसमें मजीद कुछ ऐड करना चाहें बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो ये हमारा कानूनी फरीज़ा है टैक्स फाइलिंग का, और ड्यू डेट भी अभी 8 दिसंबर तक है, और लास्ट यही आ रही है कि ये एक्सटेंड नहीं होगी। नॉर्मली ये प्रैक्टिस चली आ रही है कि एक्सटेंड होती रहती है, लेकिन FBR ने इस बार बड़ी सख्ती से और बार-बार इस बात को हाईलाइट किया है कि इस बार डेट एक्सटेंड नहीं होगी। तो जिन भाइयों ने फाइलर बनना है वो टाइमली अपनी रिटर्न एक जिम्मेदारी के साथ जमा करा लें। सही बात। थैंक यू वेरी मच अजीज खट्टर साहब। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है, जिन्होंने फाइलर बनना है विद इन ड्यू डेट फाइलर बने, और कोशिश करें हम अपने आप अपने मुल्क की खिदमत करें, और जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क को आज हमारी बेहद जरूरत, आज हमारी जरूरत है सिंपल एक, हमारी हमसे मुतालबा किया जा रहा है कि हम टैक्स नेट में आ जाएं। अगर हमारी आमदनी उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, हम अपने आप को जरूर नेट में आ जाएं। ये बात फैक्ट का हिस्सा है कि हम कहीं ना कहीं हमारे एडवांस टैक्सेस कटे जा रहे हैं, टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पता नहीं क्यों टैक्स नेट में नहीं आना पसंद करते। अगर हमारी आमदनी whatever is the figure, सिर्फ उसको हमने उसकी रिटर्न फाइल कर, सिर्फ एक फॉर्मेट में जो दिया गया फॉर्मेट है उसमें आना है, और उस रिटर्न को कैलकुलेशन में लाना है, फाइल करना है। अगर आपको उसका तरीका नहीं समझ आती, या आप समझते हैं कि इसमें कोई बहुत टेक्निकलिटीज है, अब तो FBR ने उसको बहुत सिंपलीफाई कर दिया भी। अगर आपका सिर्फ मसला से समझने का है कि हाउ टू फाइल इट, वी आर अवेलेबल, तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारा मैसेज स्टार्ट ऑफ दी वीडियो भी यही था, इस एट द कंक्लूडिंग भी यही है, लेट अस बी फाइलर, लेट अस बी पार्ट रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और हम अपना टैक्स अदा करें, और अपने आप को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, wealth statement, whatever is applicable due on us, whatever we are liable for, we must do it. इससे दूसरे लोग भी encourage होते हैं। Thank you very much अजीज खट्टर साहब, and thank you very much ladies and gentlemen। ऐसा भी किसी एक ऐसे ही टैक्स के एपिसोड के लिए आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जरूर हाजिर होंगे। दैट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हम सबको नेकियां करने की, नेकियां बांटने की, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। Thank you, Aziz Khattar sahab, once again. Thank you. You are welcome, sir.